प्रणाम सर, प्रणाम। आइए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, देखिए, मार्केट में मौजूद बहुत से इंटरनेट डेटा प्लान्स में से एक डेटा प्लान होता है डेली डेटा प्लान। इसमें हर दिन आपको कुछ जीबी डेटा मिलता है। शर्त यह होती है कि आपको ये डेटा उसी दिन यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर खर्च करना पड़ता है। इसका कोई भी बैलेंस अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। देवियों सज्जनों, ऐसा ही एक डेटा प्लान कुदरत हमें प्रदान करती है हर दिन, और ये डेटा प्लान है समय। समय कुदरत का दिया हुआ वो डेटा प्लान है जो हमें एकदम मुफ्त मिलता है। लेकिन समय को भी इंटरनेट डेटा प्लान की तरह उसी दिन पूरा खर्च करना पड़ता है। समय को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। बचा हुआ समय जो है वो आगे वाले दिन में नहीं जुड़ता है। जो समय गुजर गया वो गुजर गया, वो वापस नहीं आता। इसलिए समझदारी इसी में होनी चाहिए कि कुदरत के इस फ्री डेटा प्लान को हम जितनी अच्छी तरह उपयोगी और यादगार लम्हों में खर्च कर सकेंगे, हमारे जीवन में खुशियों के अनलिमिटेड पैकेज का बैलेंस कभी खत्म नहीं होगा और जिंदगी जो है हमेशा रिचार्ज रहेगी। तो कुदरत के डेटा यानी समय का एकदम सही उपयोग करके खूब सारा ज्ञान इकट्ठा करना और उसको बांटना, ये कार्य करते हैं मेरे सामने बैठे हुए आलोक कुमार शर्मा जी। ये एक टीचर हैं। आलोक जी अजमेर राजस्थान में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। मेरा नाम आलोक कुमार शर्मा है। मेरी उम्र 48 वर्ष है। मैं किशनगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं गवर्नमेंट सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल सुरसरा में टीचर हूँ और वहाँ पर 8 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ। मेरे परिवार में मेरी माता जी है, मेरी मिसेज है, 2 बच्चे हैं। बच्चों के अलावा सभी टीचर हैं। मेरी मदर, मेरी मिसेज और मैं। मेरी बचपन से ही सैनिक बनने की इच्छा थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर होने की वजह से मैंने फिर ये विचार त्याग कर मैंने टीचर बनना ज़्यादा उचित समझा। देशभक्ति का जज्बा अभी भी है। जरूरी नहीं है आर्मी ज्वाइन करके ही देशभक्ति या देश की सेवा की जा सकती है। बच्चों में देशभक्ति की भावना जगा सकते हो, तो वो आज भी मेरा प्रयास रहता है। मैंने काफ़ी लंबे समय तक इतिहास और सोशल साइंस पढ़ाई है, तो उस टॉपिक पर भी बच्चों को पुरानी कुछ सहायक सामग्री के रूप में तीर कमान है, ये तलवार है, ये भाले हैं, ये ऐसे लड़ाई होती थी, तो वो क्लास में ले जाकर फिर बच्चों को समझाना ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, बच्चे उस चीज़ को लंबे समय तक याद रखें, न कि बैठकर किताब की रीडिंग लगाकर। उससे बच्चे नहीं समझ पाते। इस लेख के बच्चों को घूमना अच्छा लगता है और उसी घूमने का मैं फ़ायदा उठाता हूँ और बच्चों को बताता हूँ कि वहाँ चलेंगे तो अपने इतिहास का या सामाजिक का एक पार्ट पूरा हो जाएगा, तो बच्चे खुशी भी तैयार हो जाते हैं। और उस स्थान का 1 दिन 2 दिन 5 दिन घुमाकर बच्चों को सिखाता समझाता, तो पढ़ाई की पढ़ाई भी हो गई और घूमने का घूमना भी हुआ। और भाई के विषय में आकर अच्छी राशि यदि जीतूंगा तो स्कूल के भवन का रंग रोगन करवाना चाहता हूँ, ताकि बच्चे देखकर खुश हो, बच्चों की पढ़ने में रुचि हो। और इसके अलावा पढ़ाई से असक्षम या आर्थिक रूप से कमजोर है बच्चे, उनकी सहायता करना चाहता हूँ। आलोक कुमार जी, एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, थैंक यू। और साथ में आपके पुत्र का स्वागत। दक्षेश जी, प्रणाम करता हूं आपको। और साथ में आपके साले साहब आए हुए हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं और स्वागत आपका हमारे इसमें। अलग अलग तरीके हैं आपके शिक्षा प्रदान करने के। कहाँ से आपको ये लगा कि ये सोच कहाँ से आई आपके अंदर? सर, बचपन से ही मेरे को लगा कि बच्चों को केवल रीडिंग करवाना या एक कैंपस में क्लास में बैठकर पढ़ाना पर्याप्त नहीं है। बच्चों को फील्ड में, मतलब बच्चों को वास्तविक ज्ञान, मतलब रियलिटी फील कराना, ताकि बच्चे कुछ देख के सीखे और जीवन भर याद रखे। जी जी, तो ऐसा विचार मेरा है और मैं करता हूँ।
तो आपने कहा कि आप उनको सोशल साइंस और इतिहास इतिहास, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो आप इनको घुमाने वमाने भी ले जाते हैं? हाँ सर, घुमा ले और ये बड़ा अच्छा है कि वातावरण बदलता है स्कूल का। और लोग जो है जहाँ को मान लीजिए आपने किसी किताब में पढ़ लिया हाँ बिल्कुल साहब। कि ये जगह है, फिर आप उनको ले गए वहाँ पर, तो अलग ही एक बात निकलती है तो उसमें। सोशल साइंस में आता है मेवाड़ दर्शन जी या रणथंबोर हमीर। हाँ जी। रणथंबोर तो रणथंबोर का टूर, मेवाड़ दर्शन में उदयपुर चित्तौड़ का टूर। तो बच्चे किले महल बावड़ियाँ सब देखते हैं कि राजा महाराजाओं के, तो उनको लगता है कि भाई वास्तव में है। हाँ, बहुत अच्छी और बात, पढ़ाई की पढ़ाई और घूमने का घूमना, बिल्कुल सही कहा। दोनों हो जाते हैं साहब। ऑलराइट, चलिए आलोक कुमार जी, आपके साथ आज की खेल की शुरुआत करेंगे। एक लाइफलाइन चली गई है और आपने 20,000 रुपये जीत ले हैं। हमारे जो आज के परिवर्तन हुआ है वो एक्सपर्ट में, तो उनका परिचय आपसे मैं करवा देता हूँ। देवेंद्र सज्जनों, एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं मुकेश शर्मा जी। ये BBC न्यूज़ हिंदी के एडिटर हैं। पॉलिटिक्स, करंट, वर्ल्ड अफेयर्स में अच्छी खासी पकड़ है इनकी। मुकेश शर्मा जी, नमस्कार करता हूँ एक बार फिर, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार अमिताभ जी। आलोक जी, राष्ट्र निर्माण और देशभक्ति सिर्फ सीमा पर नहीं होती, बल्कि एक अच्छे नागरिक का निर्माण भी उतनी ही बड़ी देशभक्ति है जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल। आपके इस जज्बे को सलाम हाँ जी, और बस। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी। आलोक कुमार जी, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं इस खेल को। चलिए शुरू करते हैं लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ओके, थैंक यू सर। 6 प्रश्नों का उत्तर आपने दे दिया था, 20,000 रुपए जीत गए, एक लाइफलाइन चली गई है। 7वां प्रश्न आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। ये रहा आपके सामने 7वां प्रश्न। किस प्रमुख हस्ती, जो एक पूर्व पुलिस अफसर थे, को लोकप्रिय रूप से राजस्थान का एक ही सिंह के तौर पर जाना जाता था? Which prominent personality, a former police officer, was popularly described as राजस्थान का एक ही सिंह? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए जगजीत सिंह, बी जसवंत सिंह, सी भैरव सिंह शेखावत, या डी महाराज प्रेम सिंह। ए नहीं है, बी नहीं है, डी सी। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के CM रहे हुए हैं। जसवंत सिंह, डी महाराजा प्रेम सिंह, जगजीत सिंह। सी हो सकता है। क्या करना चाहेंगे, जल्दी बोलिए। प्लीज लोग सी। सी पे ताला लगा दीजिए, कह रहे हैं भाई साहब आप सही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा उत्तर दिया है आपने। ये भैरव सिंह, हाँ जी, ये CM रहे हुए हैं राजस्थान के, हाँ। और पहले पुलिस में थे। जी जी बिल्कुल, वही प्रश्न था। हाँ सर, बिल्कुल साहब। तो भैरव सिंह शेखावत जी 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, और 2002 में 2002 से 2007 तक वे भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। हाँ बिल्कुल। वे राजस्थान के लोकप्रिय राजनेता थे। इन्हें बाबोसा बाबू साहब, और राजस्थान का एक ही सिंह भैरव सिंह भैरव सिंह। के नाम से भी जाना जाता था। राजनीति में आने से पहले वे पुलिस अफसर के रूप में काम करते थे। ऑलराइट, आलोक कुमार जी आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न में। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। ये रहा आपके सामने आलोक कुमार जी। ये कौन सा पेड़ है जो हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष भी है? एक हम आपको छवि दिखाते हैं। Which tree is this, which is also the state tree of हिमाचल प्रदेश? ये तस्वीर देख लीजिए पहले। देख लिया? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ये रहे विकल्प आपके सामने। ए अशोक ट्री, बी यूकलिप्टस ट्री, सी नीम ट्री, या डी देवदार ट्री। हिंदी में सुनिए, ये है अशोक वृक्ष, यूकलिप्टस यानी
नीलगिरी का वृक्ष, सी नीम का वृक्ष, डी देवदार का वृक्ष। साहब इसमें डी को लॉक किया जाए। डी को लॉक किया जाए, श्योर है? श्योर। देवदार ट्री, बिल्कुल। देवदार का वृक्ष पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। लगा दीजिए कंप्यूटर जी। क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आप। तो अशोक वृक्ष था, यूकेलिप्टस यानी नीलगिरी का वृक्ष था, नीम का वृक्ष था, और देवदार आपने कहा देवदार वृक्ष। देवदार एक सदाबहार पेड़ है और देवदार की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, रेलवे स्लीपर आदि बनाने के लिए किया जाता है। आया गया 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए, 9वां प्रश्न। आलोक कुमार जी आपके सामने ये रहा। भारत सरकार ने 2004 में समाज के कमजोर वर्गों की बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए किस आवासीय विद्यालय श्रृंखला की शुरुआत की? In the year 2004, the government of India started which of these residential school chains to provide girls' education for weaker sections of society? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए, जवाहर नवोदय विद्यालय, बी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सी, सर्वोदया कन्या विद्यालय, या डी, महात्मा गांधी विद्यालय। बी को लॉक किया जाए, कस्तूरबा गांधी। बी को लॉक किया जाए कह रहे हैं आलोक कुमार जी। चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान है इनके, लगता है हमें ये सही ही होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बी पे ताला लगा दिया जाए। सही जवाब दिया है आपने भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में स्वतंत्र रूप से शुरू की गई थी और जिसका 2007 में सर्व शिक्षा अभियान के साथ विलय कर दिया गया। कई बार जितने भी खिलाड़ी यहाँ इस स्तर पर पहुंच जाते हैं, हम उन्हें कहना पड़ता है कि चांस मत लीजिएगा, इसीलिए हम उसको दोहरा रहे हैं। अब चांस मत लीजिएगा आलोक कुमार जी, क्योंकि आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। बिल्कुल साहब। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। ये एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे। प्रश्न ये है कि इस स्मारक का निर्माण किस शासक द्वारा पूरा करवाया गया था? द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉन्यूमेंट वॉज कंप्लीटेड बाय विच रूलर? ये है प्रश्न, और अब वीडियो देखिए। देख लिया सर? ऑप्शन सुनिए। ए, इल्तुतमिश, बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सी, शेर शाह सूरी, या डी, आराम शाह। ए या बी में लग रहा है सर, या तो इल्तुतमिश है या कुतुबुद्दीन ऐबक है, दोनों में। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। 20 सेकंड बचे हैं, जल्दी बोलिए। कुतुबुद्दीन ऐबक। जाना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे, जल्दी बोलिए। लाइफलाइन, 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 लाइफलाइन। चलिए, अब आपके पास 3 लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लेंगे? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ऑलराइट। आलोक कुमार जी कह रहे हैं कि इस प्रश्न को हटा दिया जाए। फ्लिप द क्वेश्चन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। तो हम इस प्रश्न को हटा देंगे। जाने से पहले देखें इसका सही उत्तर क्या है। आप कह रहे थे ए या बी, किसी एक पर उंगली रख दीजिए। इसमें बी है सर। बी पे ताला लगा जाए। भाई साहब ये गलत होता, ए सही था। ऐसे ही था। बीच में आपने बदला, हाँ मैं, लेकिन तब तक समय निकल गया था। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। वो इस स्मारक का सिर्फ आधार ही पूरा कर सके। इसमें उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 3 मंजिलें जोड़ी
इसके क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार कराया और 5वीं मंजिल को उन्होंने जोड़ा। ओके, तो अब हमारे पास जो एक 11 विषय थे, आपसे कहा था किसी एक विषय को चुने, ये आ गई वो माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट। कंप्यूटर मां से इस प्रश्न को हटा दीजिए और फ्लिप द क्वेश्चन का माई सिटी माई स्टेट के आधार पर अगला प्रश्न आलोक कुमार जी के सामने पेश कर दीजिए। राजस्थान के कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ के किस राजा का जन्म स्थान माना जाता है? बिल्कुल साहब। कुंभलगढ़ फोर्ट ऑफ राजस्थान is said to be the birthplace of which king of Mewar? A. राणा कुंभा, B. राणा सांगा, C. महाराणा प्रताप या D. महाराणा अमर सिंह। राणा कुंभा नहीं, सांगा नहीं होता, अमर सिंह, अमरियो महाराणा प्रताप का पुत्र थे। अमर सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। क्या करना चाह रहे हैं आप? महाराणा प्रताप को लोग किया जाए। ऑलराइट, महाराणा प्रताप कह रहे हैं C, उस पर ताला लगाया जाए। कैसे लगा आपको कि ये सही होना चाहिए? सही है सर। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ में ही पैदा हुए थे। पढ़ा आपने? पढ़ा आपने? हाँ सर। इसकी शिक्षा भी देते हैं आप? हाँ सर, बिल्कुल साहब। कभी गए हैं आप वहां या नहीं? कुंभलगढ़ देखा है। 3-20 जीत गए आप, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, वाह। देखिए, ये माना जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले में हुआ था हाँ, बिल्कुल साहब। और कुंभलगढ़ राजस्थान के उदयपुर के पास राजसमंद जिले में है। बिल्कुल बिल्कुल। 15वीं शताब्दी के दौरान राणा कुंभा द्वारा निर्मित ये राजस्थान के पहाड़ी किलों में शामिल एक विश्व धरोहर स्थल है। आप अपने बच्चों को कभी ले गए वहाँ? हाँ सर। ले गए थे आप? हाँ, चित्तौड़ ले गया, उदयपुर ले गया, कुंभलगढ़ भी ले गया। अच्छा अच्छा, वो उधर ही है। नहीं, इतना समय क्यों लगा आपको ये जानने? मैं थोड़ा श्योर होना चाहते थे आप। तो जब आप बच्चों को ले जाते हैं तो इसकी फंडिंग कौन करता है? सरकार करती है? सरकार नहीं करती साहब। ओह, तो अभी तक नहीं करती सरकार। जैसे पहले क्वेश्चन आया ना केजीबी, हाँ, हाँ। कस्तूरबा गांधी, तो वहाँ सरकार घुमाने ले जाती है। साल में एक बार उनको भ्रमण करवाती है। उनकी लड़कियों को भी लेके गया हूँ मैं। और ये है जो ये बच्चे कुछ जाना चाहे ना, तो कुछ मतलब मिनिमम राशि, मतलब न्यूनतम राशि, बाकी मैं अपनी जेब से करता हूँ। बहुत खूब, वेल डन। छोटा सा उदाहरण दूंगा साहब। हाँ जी, जरूर। मैंने अभी काकोरी ट्रेन कांड नाटक करवाया। काकोरी ऐतिहासिक घटना हाँ, 1925 की। उसमें मैंने ट्रेन बनवाई। ट्रेन है 4-5 डिब्बे और पूरा जैसे एक्चुअल सीन हो ना, वास्तविक दृश्य दिखाए मैंने। तो उसका खर्च हुआ 15,000 रुपये। तो मैंने अपनी जेब से लगाया। वेल डन सर, बहुत बहुत बधाई। कुछ चीजें आपको बतानी। सबसे पहले तो एक चेक लिख दें आपके नाम 3,20,000 रुपए का। बहुत आलोक कुमार जी, ये रहा आपका चेक 3,20,000 रुपए का। बहुत बहुत बधाई आपको। थोड़े से खेल में परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी है, लेकिन बताना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। चल पड़ी जी शांत हो जाएंगी, समय समय मिलेगा आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। 16वां प्रश्न जो है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है और 2 लाइफलाइन बची हुई आपकी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और आस्ती एक्सपर्ट। 11वां प्रश्न, इसे खेलिएगा जरूर, क्योंकि यदि गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। हमारी शुभकामनाएं एक बार फिर आपके साथ आलोक बिल्कुल कुमार साहब, जी। धन्यवाद बहुत बहुत। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रादेशिक सेना में कमीशन प्राप्त करने वाले भारत के पहले केंद्रीय मंत्री कौन हैं? Who is the first Union Minister of India to be commissioned in the Territorial Army? A. अनुराग ठाकुर, B. स्मृति ईरानी, C. ज्योतिरादित्य सिंधिया, D. सचिन पायलट।
इत्मीनान से सोच लीजिए। अनुराग ठाकुर तो नहीं है, स्मृति ईरानी भी नहीं है, ज्योतिराज सिंधिया नहीं है, सब डी सचिन पायलट क्या करना चाहेंगे? लोग किया जाए। लॉक करना चाहेंगे? बिल्कुल साहब। सोच लिया अच्छी तरह। हाँ सर। कबीर जी, सचिन पायलट कह रहे हैं डी पे ताला लगाइए। बधाई आपको, बिल्कुल सही जवाब आपका। कैसे अनुमान लगाया आपने ये? टीए बटालियन, टीए बटालियन कहते हैं, जी जी जी। तो पढ़ा भी है। और मुझे खुद को मतलब आर्मी जो है ना सारे नॉलेज, जी, जी। मैं खुद एनसीसी का रहा हूँ सर। वाह, क्या बात है। सितंबर 2012 में सचिन पायलट को लेफ्टिनेंट की रैंक से नवाजा गया। औपचारिक रूप से उन्हें सिख रेजिमेंट 124 टीए बटालियन में कमीशन किया गया। सचिन पायलट जी, सही उत्तर। एक जान कहना चाहूंगा, जी जी जी, जरूर जरूर। अभी जैसे मेरे रियल मतलब सिस्टर के हस्बैंड कमांडेंट है सीआरपीएफ, अच्छा अच्छा। अभी कश्मीर पोस्टिंग है। ओहो, अच्छा अच्छा। और मेरे खुद के रियल अंकल आईजी से रिटायर हुए हैं सीआरपीएफ से। ओह, परिवार के सारा आर्मी में अंकल और सब। आर्मी में है, इसीलिए आपको शायद लग रहा था कि मुझे भी आर्मी में जाना हाँ सर, चाहिए। बिल्कुल साहब, लेकिन घर वालों ने कहा कि शिक्षा की ओर ध्यान दें। बिल्कुल साहब। बाबूजी के समय में छोटी छोटी बातें याद आती रहती हैं, हाँ, बाबूजी की तो दोहराता रहता हूँ मैं यहाँ। बाबूजी के समय में अंग्रेज़ों का राज था, जब वो यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्रदान करते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल साहब। तो एक यूओटीसी करके एक स्थापना हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ यूओटीसी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि जो आप शिक्षा दे रहे हैं उनके साथ साथ आपको थोड़ा आर्मी की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बिल्कुल। वो वहाँ भी जाते थे, आर्मी ट्रेनिंग। तो फिर उन्होंने अपनी कविता में एक लाइन लिख दी कि मैं कलम और बंदूक चलाता हूँ दोनों, दुनिया में ऐसे बंदे कम पाए जाते हैं, कल आप जैसे बहुत कम पाए जाते हैं। ऑलराइट, हेलो कुमार जी, अब आ गया है 12वां प्रश्न। 12,50,000 रुपए। ध्यान से सुनिएगा, चांस मत लीजिएगा, शोर होना चाहिए। न शोर हो तो अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जेम्स कॉनली के नाम आधुनिक ओलंपिक खेलों का कौन सा रिकॉर्ड दर्ज है? What record does James Connolly hold in the history of the modern Olympic Games? ये रहे ऑप्शंस। A, first to light Olympic flame. B, first champion. C, first black athlete. D, first to win 4 golds. हिंदी में बोलता हूं, ओलंपिक मशाल को सबसे पहले प्रज्वलित किया। बी, प्रथम चैंपियन। सी, पहले अश्वेत एथलीट। और डी, 4 स्वर्ण जीतने वाले पहले खिलाड़ी। प्रथम चैंपियन नहीं, पहले अश्वेत एथलीट ओलंपिक मशाल को। कोई आइडिया नहीं है साहब। कोई आइडिया नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति में खिलाड़ी पहुंच जाते हैं तो लाइफलाइन की ओर ध्यान जाना चाहिए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। 2 बची हुई हैं। हाँ सर। अगर आपको लगता है आपके कोई सलाहकार या मित्र हैं जिनको इसका उत्तर मालूम हो, सर आस्क द एक्सपर्ट। ऑलराइट, अंकित कर दीजिए आस्क द एक्सपर्ट की जो लाइफलाइन है कंप्यूटर जी। और मुकेश शर्मा जी, आपसे प्रश्न पूछने का समय आ गया है। मुकेश जी, प्रश्न आपने सुन लिया होगा, एक बार फिर दोहरा देता हूं। जेम्स कॉनली के नाम आधुनिक ओलंपिक खेलों का कौन सा रिकॉर्ड दर्ज है? यह है प्रश्न। तैयार हो जाइए। जी। प्रश्न आपने सुन लिया है। ये रहे ऑप्शंस। ए, ओलंपिक मशाल को सबसे पहले प्रज्वलित किया। बी, प्रथम चैंपियन। सी, पहले अश्वेत एथलीट। या डी, 4 स्वर्ण जीतने वाले पहले खिलाड़ी। जी, जेम्स कॉनली जो हैं उन्होंने ओलंपिक में भाग लिया और ओलंपिक में भाग लेने के बाद पहले दिन जो स्पर्धा थी वो थी ट्रिपल जंप की।
तो ट्रिपल जंप में उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने मेडल जीता। इसलिए जेम्स कॉनोली को फर्स्ट चैंपियन कहा जाता है, यानी बी फर्स्ट चैंपियन जो इसका जवाब है, ये उनके नाम का रिकॉर्ड है। बिल्कुल साहब, सही साहब, बी को लॉक किया जाए। बी को लॉक किया जाए। फर्स्ट चैंपियन कह रहे हैं बी, प्रथम चैंपियन। ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई साहब आपने, और जितवा दिया है आलोक कुमार जी को 12,50,000 रुपए। धन्यवाद दे दीजिए मुकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल साहब, मुकेश जी आपको धन्यवाद दे रहे हैं आलोक कुमार जी, थैंक यू सो मच। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में 6 अप्रैल 1896 को 1896 को अमेरिका के जेम्स कॉनोली ट्रिपल जंप के विजेता बने थे और आधुनिक ओलंपिक खेलों के पहले चैंपियन बने हुए। उन्होंने ऊंची कूद में दूसरा और लंबी कूद में तीसरा स्थान पाया था। ऑलराइट, 12,50,000 रुपए जीत ले हैं। अब आपके पास एक ही लाइफलाइन बची है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इससे पहले कि हम अगला प्रश्न डालें, हमने जो वीडियो देखा तो उसमें आप अपने जो स्कूल है, जो पाठशाला है, उसके सामने खड़े होकर के देख रहे थे कि शायद उसकी अवस्था जो है वो जीर्ण शीर्ण है, वो थोड़ी सी, उसको आप रंग रोगन देना चाह रहे थे। यही शब्द थे आपके। बिल्कुल कितना साहब। सुंदर नाम आपने दिया है, रंग रोगन। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी थोड़ी सी पुताई उताई हो जाए, लिपापोती हो जाए, सुंदर लगे, ये बहुत अच्छी बात होती है। बच्चे जब स्कूल को देखते हैं ना, अच्छी इमारत हो, अच्छी साफ सुथरी जगह हो, तो मन करता है उनका हाँ, तो वहाँ पढ़ने जाने का भी उनका इंटरेस्ट। जी जी उनकी बिल्कुल रुचि। बिल्कुल। हाँ। तो ये जो धनराशि मिली है आपको, बहुत ही योगदान किया हुआ आपने बच्चों के लिए। हाँ, वो इसमें से कुछ अंश जो है आप इसे हाँ, रंग रोगन करवाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से साहब। चलिए, ओके आलोक कुमार जी, जैसा कि हमने कहा, अब आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। ये है 13वां प्रश्न, ठीक है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस देश में सांसद चुने जाने पर डॉक्टर गौरव शर्मा ने संस्कृत में शपथ ली थी? बहुत जोर से मुस्कुरा रहे हैं आप हाँ जी आप। शर्मा जी। पता नहीं इसलिए शर्मा रहे हैं कि वो भी शर्मा, आप भी शर्मा। ऑन बीइंग इलेक्टेड एमपी इन विच कंट्री डिड डॉक्टर गौरव शर्मा टेक द ओथ इन संस्कृत? ऑप्शन सुनिए। ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड या डी कनाडा? साहब न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड हाँ साहब, क्या करें? बिल्कुल लॉक किया जाए। बिल्कुल लॉक कर दीजिए न्यूजीलैंड सी को। वाह क्या बात है, 25 लाख रुपए जीत गए आप भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। डॉक्टर से राजनेता बने गौरव शर्मा जी मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के हाँ साहब। हमीरपुर जिले से है। हाँ साहब, 2020 में बिल्कुल बिल्कुल साहब। सत्ताधारी लेबर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर गौरव शर्मा ने हैमिल्टन वेस्ट से बिल्कुल। नेशनल पार्टी के टिम मैकिंडो को हराकर उन्होंने चुनाव जीता। बिल्कुल। और जब उनको शपथ लेने का, ग्रहण करने का समय आया, उन्होंने संस्कृत में लिया उसे। आइए आलोक कुमार जी, अगले प्रश्न के साथ बिल्कुल साहब। जूझिए आप। ये है 50 लाख रुपयों के लिए, है ये 14वां प्रश्न। एक लाइफलाइन बची है। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कार के लिए 1824 में किसे पेटेंट दिया गया था? Who was granted a patent in 1824 for the invention of Portland cement? नाम सुनिए। A. Joseph Aspdin, B. Albertus Magnus, C. Louis Agassiz या Agassiz, D. Ludwig Boltzmann. पोर्टलैंड सीमेंट आविष्कार 1824, पेटेंट जोसेफ एस्पडिन, अल्बर्टस मैग्नस, लुई एगेसिस या एगेसिस, लुडविग बोल्ट्जमैन।
गेस वर्क नहीं चलता, सही उत्तर मालूम होना चाहिए। सहयोग के रूप में एक लाइफलाइन बची है। किसी भी समय अगर आप आगे ना खेलना चाहें, आप क्विट कर सकते हैं। सर लाइफलाइन लेंगे? चलिए, अंकित कर दीजिए इसे कबीर महाशय। और जो 5 नाम आपने दिए थे, ये हैं आपके सामने। बताइए किनसे बात करेंगे आप? ऐसा चुनिए जिनको इस प्रश्न का आपको लगे उत्तर मालूम होगा। तने सिंह ए, पहला नंबर। ताने सिंह। तने सिंह। तने सिंह जी को फोन लगाया जाए, वीडियो कॉल लगाया जाए, देखें इनके पास इस प्रश्न का उत्तर। कौन है ये सर लेक्चरर है। लेक्चरर है? हाँ, मेरे फ्रेंड है। अच्छा अच्छा। तने सिंह जी प्रणाम करता हूं। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर नमस्कार जी, आपका नमस्कार। बहुत आभार सर जी। जी तने सिंह जी, हमारे सामने आपके मित्र आलोक कुमार शर्मा जी विराजमान हैं जी सर। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। जी 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 जी। आपसे मदद मांग रहे हैं, कृपया उनकी मदद कीजिए यदि आपको इसका उत्तर मालूम हो तो। जी सर। ऑलराइट, 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका उत्तर देना होगा। जी सर जी। अगली आवाज आलोक कुमार जी की। आलोक जी, आपका समय शुरू होता है। आप पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कार के लिए 1824 में किसे पेटेंट दिया गया था? ऑप्शन है ए जोसेफ एस्पडिन, बी एल्बर्टस मैग्नस, सी लुइस अगासी, डी लुडविग बोल्ट्जमैन। जोसेफ एस्पडिन, एल्बर्टस मैग्नस, लुइस अगासी, लुडविग बोल्ट्जमैन। पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कार के लिए 1824 में किसे पेटेंट दिया गया था? पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कार के लिए। जी सर, कंफर्म नहीं सर। ओके। जी। श्योर नहीं थे और शायद इनको उत्तर नहीं मालूम था। आलोक कुमार जी, सारी लाइफलाइन चली गई आपकी। हाँ सर, बिल्कुल सर। और यदि आपके मन में जरा भी संदेह हो तो हम यही चेतावनी देते हैं कि आप क्विट कर सकते हैं। आपने 25 लाख रुपए जीत लिए। जोसेफ एस्पडिन, लुइस अगासी, एल्बर्ट मैग्नस। नहीं सर, कोई आइडिया नहीं। नहीं? क्विट करना चाहेंगे? हाँ सर, गुड। ओके, आपने निर्णय ले लिया आलोक कुमार जी, और हम आपको अनुमति हमारी तरफ से कि आप इस गेम को छोड़ सकें। आलोक कुमार शर्मा जी, आपसे मिलके, आपकी बातें सुन करके हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे दर्शक हैं बहुत प्रभावित हुए होंगे, और आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं आपसे बहुत खुश होंगे कि आपने जीत लिए हैं 25 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से आलोक कुमार जी। और ये धनराशि जो है हम आपके बैंक अकाउंट में डलवा देते हैं। हमारे पास एक मोबाइल ऐप है, यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे ही बटन दबाते हैं नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफर नाउ दबाते हैं और 25 लाख 2 3 4 5 25 लाख रुपए भर्ती कर दिए हमने यहाँ, और ये भर्ती हो गए आपके अकाउंट में तुरंत 25 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। गेस कीजिए किसी एक को। सी लुइस अगासी। सी लुई अगासिस या अगासिस पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता। सही उत्तर है जोसेफ एस्पडिन। इंग्लैंड के आविष्कारक जोसेफ एस्पडिन ने 1824 में सीमेंट निर्माण के आधारभूत प्रक्रिया का पेटेंट कराया था। ये सर्वाधिक प्रचलन में है और अपने जल्दी जमने तथा कठोर हो जाने के गुण के लिए ये जाना जाता है। इंग्लैंड के पोर्टलैंड स्थान में पाए जाने वाले पत्थरों जैसे दिखने के कारण इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट पड़ा। आलोक कुमार जी, एक बार फिर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब बच्चे, छोटे बेटे को और तो आलोक कुमार जी के जो स्कूल के जितने बच्चे हैं उनको हमारी तरफ से प्रणाम।
आलोक कुमार जी जीत गए बहुत सारी धनराशि। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा, इनका ज्ञान आप प्राप्त करें, इनके साथ घूमें फिरें, तीर कमान क्या होता है, तलवार क्या होती है उसे सीखें और इसी के साथ जीवन में आगे बढ़े और देश का नाम जो है वो आप उज्जवल करें। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर आलोक कुमार जी। हाँ। 25 लाख रुपए जीत करके गए आलोक कुमार शर्मा जी। बहुत ही साधारण स्वभाव इनका। अब खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, लेकिन उससे पहले इनका परिचय एक बार आपको फिर से मैं देना चाहूंगा। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत कीजिए किरण वाजपेयी का। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में ज्योतिष और वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट है। इसके बाद मिलिए लता लेखा सामंत राय से, ये उड़ीसा भुवनेश्वर से हैं और ये एक गृहिणी है। फिर स्वागत कीजिए जास्मीन मुमाया, ये मुंबई महाराष्ट्र में एक ट्रैवल एजेंसी चलाती हैं। इसके बाद मिलिए धनराज अंबादास कांबले से, ये शेगांव महाराष्ट्र में एक गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षा प्रदान करने वाले एक सेवक हैं। और अंत में स्वागत कीजिए अनुज कुमार महातो का, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में एक इलेक्ट्रिशियन है। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर और हमारी शुभकामनाएं। हाथ गरम कर रहे हैं सब लोग, अपने उंगलियां तेज चलनी चाहिए उनकी। तैयार हो जाइए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा प्रश्न। सबसे उत्तर से शुरू करते हुए इन राजधानी शहरों को उनकी स्थिति के आधार पर घड़ी की सुई की दिशा में लगाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न मोस्ट, अरेंज दीज कैपिटल सिटीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ गए सब लोग? रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मॉस्को, बी केप टाउन, सी वॉशिंगटन डीसी, डी ढाका। घोषणा हो गई है, समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं क्या क्रम होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले ए मॉस्को आता है जो कि रूस में है, फिर आता है डी ढाका बांग्लादेश, फिर आता है बी केप टाउन दक्षिण अफ्रीका और अंत में सी वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। एडीबीसी ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किनके लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 2 ने, और सबसे तेज जवाब किसका है? अनुज कुमार महातो। आइए भाई साहब। आइए। अनुज कुमार जी, हमें लगा कि आप वहीं बैठे रहेंगे, आएंगे नहीं खेलने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। बहुत सर खराब लग रहा था सर। नहीं नहीं, हमने देखा बहुत जोर से आप अपना हाथ मल रहे थे। वो सर लास्ट सर 2-3 एपिसोड सर दो एपिसोड से सर वही हो रही थी। मैंने सभी जवाब मैंने सर सही दे रहा था, लेकिन सर मिली सेकंड से या 1 या 1.5 सेकंड सर बहुत खराब लग रहा था। मैं घर भी गया सर, मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी से मैंने ठीक से बात नहीं किया सर, क्योंकि सर अगर सवाल गलत होते ना, आप अगर जवाब नहीं देते, लेकिन मिली सेकंड से आप पीछे रहते तो बहुत खराब लगता है अंदर से। जी जी। मेरा नाम अनुज कुमार महातो है। मैं अभी कोलकाता में रहता हूँ, लेकिन बेसिकली हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। एलपीजी बॉटलिंग प्लांट है, मैं उसी में एज ए इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा हूँ। मैंने आईटीआई के कॉलेज से मैंने 2 साल का कोर्स किया है। मैं एज ए नो वर्क नो पे सिस्टम पे काम करता हूँ। मैं एज ए डेली वेजेस वर्कर हूँ। एक दिन काम करने का 776 रुपया मुझे मिलता है। नौकरी से मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन काम से मुझे प्यार है। मैं वहाँ पे जो काम करता हूँ वो काम से मैं खुश हूँ। आप जो मतलब मेहनत कर रहे हैं, उसका जो आपका जो क्या बोलते हैं पारिश्रमिक मिलना चाहिए, वो मेरे हिसाब से बहुत कम है। 776 रुपये तो खैर एक मतलब परिवार चलाने के लिए कम है, क्योंकि इसमें आपकी माता है, पिता है, एक भाई भी है हमारा,
एक पत्नी है, एक बच्चा है, तो ये कम है 776 रुपये कोलकाता जैसे शहर में गुजर बसर करने के लिए। 20 साल का होऊंगा उस समय से मैं काम कर रहा हूँ। अरे सरायकल से छोटे बेला से बचपन से गरीबी मजदूरी देख रहा है, उसीलिए काम बच्चे से काम करना शुरू कर दिया। कभी नाइट ड्यूटी करता है, कभी दिन ड्यूटी करता है, कभी दोपहर में करता है। मेरे मम्मी पापा तो यहाँ तक मतलब कहते हैं कि नौकरी छोड़ दो। कई बार बोले कि मतलब सरकारी करो, लेकिन क्या है मुझे देखना भी मतलब पड़ता है। घर भी है, आर्थिक स्थिति भी है, सबको लेकर चलना पड़ता है। पापा तो काम करते हैं अभी भी और मम्मी भी काम करती है अभी भी। मम्मी पापा का भी उम्र हो गया, कब तक वो लोग परिवार को देखेंगे। जैसे एक आम आदमी मतलब 60 साल के बाद काम नहीं करना है, आराम करना है, वैसा वाला जिंदगी देना चाहता हूँ। और आर्थिक स्थिति अगर आपके घर में अगर खराब होती है तो सब आप मतलब देख ही लेते हो, तो वो मैं अपने बेटे को दिखाना नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैंने जो मतलब ना चाहते हुए भी देखा है उसको वो सब दिखाऊं। केबीसी में तो इसीलिए आना चाहता हूँ कि वन टाइम कुछ रकम मिल जाए, जिससे मुझे ये जो डेली वेजेस वाला काम है इससे मुझे छुटकारा मिल जाए, कुछ खुद का कुछ कर पाऊँ और खुद का मालिक बन पाऊँ, ऐसा सोच है। भाई साहब, हाँ सर। प्रतिदिन आप काम करते हैं जी सर। और प्रतिदिन का आपको काम करने का रोज का पैसा रोज 776 एक दिन में। महीने में कितने दिन काम करते हैं आप? ज़्यादा नहीं सर, 20-22 दिन मैक्सिमम आप काम कर पाते हैं, क्योंकि संडे को तो काम ऐसे भी आपको मिलेगा नहीं, मिलता नहीं है। और आप 26 दिन लगातार आप काम कर नहीं सकते। और भी बहुत सारे, आपका कभी तबीयत खराब हो गया, कुछ और भी परेशानी रहती है, तो आप पूरा काम कर नहीं पाते। वही 20 से 22 दिन ही काम हो पाता है। और आपका प्रयत्न ये है कि सरकारी नौकरी मिल जाए जी सर। तो थोड़ा सा संभल जाएगी जिंदगी। सर मेरे से ज़्यादा मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी करूं। माता पिता के लिए हमेशा जो है संतान जो है चिंतित रहती है, उनको सुख चैन की ज़िंदगी मिल जाए, घर में जितने लोग हैं उनको सुख चैन की ज़िंदगी मिल जाए। खास करके मैं अपनी माँ को, तो वो मतलब उससे बहुत बेहतर ज़िंदगी वो मतलब डिजर्व करती है। उन्होंने जो देखा है, जो वो करती हैं, वो अभी जो ज़िंदगी जी रही है उनसे वो बहुत बढ़िया ज़िंदगी वो जीने के लायक हकदार है, लेकिन मैं अभी तक उनको वो ज़िंदगी दे नहीं पाया हूँ। देवियों सज्जनों, अनुज कुमार जी के पिता गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर थे, और हमने सुना कि उनका एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद कई सालों तक वो बिस्तर पे पड़े रहे। अनुज को सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी जी। और इनकी माताजी जो थी वो सब्जी फल बेचा करती थी सड़कों पर। हाँ सर, उससे पहले वो सर नहीं बेचती थी। और पहले नहीं करती थी क्योंकि इस तरह की स्थिति हो गई, इसलिए उनको इस तरह का काम करना पड़ा। और आपने क्योंकि हमारा वीडियो सर परिवार जो था सर वो सर बड़ा था। हमारी 3 बड़ी दीदियाँ थी, हम लोग 2 भाई थे, मम्मी थे, पापा थे। तो आपका परिवार बड़ा होता है और हमारा कुछ वैसा कुछ बड़ा कुछ था नहीं। तो आपको तो सर परिवार तो सर चलाना है, खाना तो खाना है जीने के लिए। तो लास्ट में माँ को काम करना पड़ा। अभी भी वो ऐसा ही काम कर रही हैं? हाँ सर, लॉकडाउन में तो सर काम सर बंद है, क्योंकि सर कोई सर किसी को मतलब दूसरे मोहल्ले में जाने वाने देते नहीं है। पापा का भी सर नौकरी चला गया लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन में सिर्फ मैं ही काम कर रहा था, मैं ही सर। तो लॉकडाउन में आपको कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं सर, मेरा कष्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सर मेरा सर गैस बॉटलिंग प्लांट है, तो सर रसोई गैस की तो सर जरूरत रहेगी ही। जी जी। तो वो तो सर प्लांट सर चालू था, तो सर घर परिवार मतलब किसी तरह से चल रहा था। तो हम लोगों ने खर्च को कम करने के लिए, मतलब पापा ने ही कहा, तो हमारा पूरा परिवार जो मतलब पिस्तौनी घर है बिहार में, वो वहाँ पे मतलब चले गए थे, क्योंकि शहर में खर्च सर ज़्यादा होती है, सब कुछ आपको खरीद के खाना पड़ता है, महंगा होता है शहर, महंगा होता है। तो वो खर्च को कम करने के लिए ऐसा किया गया। पिताजी ने कहा था कि हम लोग गाँव चले जाते हैं, तुम इधर रहो अकेले। तो तकरीबन 15,000 ऐसे ही कुछ 16,000 इतना आपकी आमदनी है महीने भर की। वो भी सर कोलकाता जैसे शहर में 5-6 आदमी का परिवार, बस बहुत मुश्किल से हो पाता है, लेकिन सर चलिए ठीक। अनुज कुमार जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जी जिस स्थिति के आपने अभी वर्णन किया है, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप इतनी धनराशि लेकर के जाएं सर, जो आपकी मनोकामना है। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं भाई साहब, ये अब आपका सर ज्ञान आशीर्वाद जो है, होना चाहिए सर, बस आपका ज्ञान जो है आपको आगे ले जाएगा। और जो आपके घर की स्थिति है, माता पिता के लिए आपका जो ध्यान है, उनकी स्थिति जो है वो अच्छी हो जाए। हमको भी बहुत बुरा लगता है जब हम आप जैसे लोगों से मिलते हैं और आपकी कहानी को सुनते हैं, आपकी गाथा, क्या परेशानियों से आप गुजर रहे हैं। ये तो सर ग्राउंड
जो सर ग्राउंड रियलिस्टिक है सर, ये सर कुछ सर कहानी नहीं होती है, ये सर ग्राउंड रियलिस्टिक होती है, जो सच्चाई होती है इंसान की। और ये सब मेरा कहानी नहीं है, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको शायद मतलब यहाँ तक पहुँचने का मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, भारत की आबादी के बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि मेरे जैसे या कुछ तो मेरे से भी खराब जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। जी, जो सच्चाई है वो तो सर सच्चाई ही है। आपकी ये जो सच्चाई है इसको हम दूर करना चाह रहे हैं, जी सर। लेकिन खेल आपको खेलना होगा। जी सर। साधन हम यहाँ पर दे रहे हैं जी सर बिल्कुल। बना करके किसी तरह, लेकिन इसको पूरा करने के लिए आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ऑलराइट। तो आज आप यहाँ अपनी पत्नी को लाए हुए हैं कंपेनियन के रूप में। प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आरती देवी नाम है इनका। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और थोड़ा बहुत अपना जो अब क्या कहें, आशीर्वाद नहीं, गुड लक भेज दीजिए इनके ऊपर, ताकि ये ढेर सारी धनराशि दे करके जाएं यहाँ से। माता पिता का आशीर्वाद तो है ही आपके पास। ऑलराइट अनुज कुमार जी, खेल के नियम आप जानते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। ये मुकेश शर्मा जी हैं आज के हमारे एक्सपर्ट, ये आपके साथ हमारे साथ रहेंगे पूरे खेल के दौरान। मुकेश जी एक बार प्रकट होइए हमारे सामने और आशीर्वाद दीजिए हमारे अनुज कुमार जी को। अनुज कुमार जी, सर मैंने सर आपका सर बहुत जी। सारे सर bbc.com पे सर मैंने सर आपके सर बहुत सारे सर आर्टिकल सर मतलब पढ़े हैं सर। तो मैं आपका सर मतलब चेहरे से नहीं पहचानता सर था सर, लेकिन मैं आपको सर नाम से मैं सर जानता था। आपके सर बहुत सारे मैंने सर आर्टिकल्स पढ़े हैं। अनुज बहुत बहुत धन्यवाद। एक वक्त होता है जब माँ बाप बच्चों की देखभाल करते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो वो माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आज आप उस पड़ाव पर हैं। आज ये जहाँ आप बैठे हुए हैं ना, ये इस हॉट सीट पर, ये आपकी किस्मत बदले और बहुत अच्छे से बदले। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। तो मुकेश जी हमारे साथ रहेंगे जब कभी भी आपको उनकी आवश्यकता पड़े। ये लाइफलाइन लेकर के आप उनसे प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति विद अनुज कुमार महातो। ऑलराइट, पहला प्रश्न हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये रहा पहला प्रश्न। पटाखे जलाने, मोटर कारों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं किस प्रकार के प्रदूषण का कारण बन सकते हैं? Burning firecrackers, smoke from cars and industries can cause which type of pollution? A. Land pollution, air pollution, water pollution, noise pollution. हिंदी में बोलता हूं, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। सर बी मुझे लग रहा है सर, वायु प्रदूषण। ओके, क्या करना चाहेंगे? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें। बी वायु प्रदूषण पे ताला लगाइए। सही जवाब दिया है आपने और जीत गए 1000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, मूल्य 2000 रुपए। ये रहा आपके सामने। अनुज कुमार जी, इनमें से किस फिल्म में टाइगर श्रॉफ एक फौजी का किरदार निभाते हैं? इन विच ऑफ दीज फिल्म्स डज टाइगर श्रॉफ प्ले द रोल ऑफ ए सोल्जर? ए इन्फिनिटी वॉर, बी स्टार वॉर्स, सी वॉर एंड पीस या डी वॉर? सर डी सर, वॉर मुझे लग रहा है। ये आपकी टाइगर श्रॉफ की फिल्म है, बाकी सब सर टाइगर श्रॉफ की फिल्में नहीं। क्या करें? वॉर। डी। क्या करें? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें। डी पे ताला लगाइए। सही जवाब है आपका। चलिए, प्रश्न आ रहा है तीसरा, 3000 रुपए इसका मूल्य। ये रहा आपके सामने। इनमें से कब आमतौर पर पटना में अन्य दिनों से ज्यादा ठंड होगी? बिहार से हैं आप। जी सर। Of the following, when would Patna generally be colder than other times? A. पूस की रात, B. चैत की दोपहर, C. ज्येष्ठ की संध्या या ज्येष्ठ की संध्या, D. आषाढ़ की सुबह। ये सर अगहन और पूस में सर बहुत ठंड होती है बिहार में। पूस की रात। पूस की रात। चोर हैं, लगा दे ताला। ताला लगा दीजिए सर। बोलिए। हाँ सर, ताला लगा दीजिए सर, पूस की रात। पूस की रात ए पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है आपने।
चलिए इन्हीं विचारों के साथ अनुज कुमार जी अगला प्रश्न आपके सामने हम रखते हैं। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए ये रहा आपके सामने। पोहा किस अनाज का चपटा रूप है? पोहा is the flattened version of which food grain? A. Wheat, B. Maize, C. Rice या D. Barley? गेहूं, मक्का, चावल या जौ? सर चावल लग रहा है, पोहा और चूड़ा शायद सेम होता है, तो चावल से चूड़ा बनता है। चावल लग रहा है? हाँ सर चावल। क्या करेंगे? लॉक कर दिए सर। ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। पोहा को चिवड़ा भी कहा जाता है। चूड़ा सर, हम लोग चूड़ा ही बोलते हाँ। हैं बिहार में बहुत सुंदर होता है खाने में। खाने में। अभी सर सुबह में सर आने से पहले सर वही सर नाश्ता में वही मिला था सर। नाश्ते में वही मिला था? बताइए। ये हमारे कंप्यूटर जी बहुत ज्ञानी हैं, गुणी हैं, सब समझ जाते हैं कौन क्या कितना खा रहा है। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। अनुज कुमार जी ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इनमें से क्या तापमान मापने की इकाई नहीं है? Which of these is not a unit of measurement of temperature? A. Kelvin, B. Celsius, C. Fahrenheit, D. Ohm. सर डी ओम। ओम ओम या करें? ओम। हाँ सर लॉक कर दें? लॉक कर दिए। ओम पे ताला लगा जाए। सही उत्तर है आपका। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके 10,000 रुपए की विजेता हो गए हैं। ओम, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक Electricity रेजिस्टेंस, का ओम। नेम्ड आफ्टर जॉर्ज ओम। इलेक्ट्रिसिटी का सर एम्पियर होता है, ये सर रेसिस्टेंस का सर होता है, रेसिस्टेंस का सर यूनिट होता है ओम। हाँ ये है। रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ओके, तो इसका आपने ज्ञान प्राप्त किया था भाई साहब? मैं सर इलेक्ट्रिशियन सर हूँ, मैंने सर 2 साल का मैंने सर आईटीआई का सर कोर्स किया है। तो इस आप वजह से- इलेक्ट्रिशियन की ओर ही क्यों आकर्षित हुए? मैं सर इलेक्ट्रिकल की ओर इसीलिए आकर्षित हुआ क्योंकि सर देखिए सर मैं फ्रैंक बोलूँ, इससे पहले सर मैंने कोशिश किया था सर, मेरा मन था इंजीनियरिंग करने का। मैंने सर ज्वाइंट दिया, रैंक मेरा उतना बढ़िया आ नहीं पाया। मैंने सर कुछ मैंने प्राइवेट ये मतलब कोचिंग भी ज़्यादा मैंने कुछ ली नहीं थी। मेरा जो रैंक आया ना वो उसको बोलते हैं हम लोग पढ़ाई की भाषा में, वो फ़ोन नंबर में आया, मतलब लाख मतलब पार कर गया, कुछ लाख हो गए। तो मैंने कोशिश की तो मुझे मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला नहीं सर। 2-3 प्राइवेट कॉलेज से मुझे फ़ोन आया, लेकिन उन लोगों का फीस इतना ज़्यादा था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। मम्मी अगर घर भी अगर बेच देंगे, हम ज़मीन भी बेच देंगे तो उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो फ़ायदा नहीं बोल के तो मैंने वो बात मन में दबा ली। मेरा एडमिशन हुआ नहीं, मैं छोड़ दिया। फिर कुछ दिन के बाद मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, पिंटू कुमार गुप्ता, वो मेरा हाई स्कूल के फ्रेंड है। तो उसने मुझे कहा चल हम लोग दोनों, अभी आईटीआई का फॉर्म आया हुआ है उसको भरते हैं, उसमें देखते हैं अगर होता है तो। हमने कहा कि चलो भर दो। तो उसने ही मुझे 100 रुपये दिए थे मेरे पास उसमें, उसने मुझे 100 रुपये दिए थे, मतलब उसी का पैसा था उस समय सर। क्या जी जी। हाँ क्या बोलते डिमांड ड्राफ्ट बनता था, तो मैंने उसी के पैसे से मैंने सर डिमांड ड्राफ्ट बढ़वाया और मैंने वो फॉर्म भरा। और जिस दिन मेरा मतलब एग्जाम होने वाला था उस दिन, उसके पीछे भी सर कहानी है। ये मेरा सर डेस्टिनी था कि मैं आईटीआई कॉलेज जाऊंगा और इलेक्ट्रिकल से करूंगा, क्योंकि इतने बाधाएं आई फिर भी मैं वहाँ तक गया। तो जिस दिन मेरा एग्जाम था उस दिन मेरा कोई और एक मतलब एग्जाम था एसएससी का। तो जैसे आपको पता है कि मेरा फर्स्ट चॉइस था मतलब सरकारी नौकरी मिले, तो मैं एसएससी का एग्जाम के लिए चला गया। लेकिन कुछ कारण बस टेक्निकल रीजन से वो जो आईटीआई का एग्जाम था वो सर कैंसिल हो गया। फिर वो 2 सप्ताह के बाद वो एग्जाम हुआ, तो फिर मुझे मौका मिल गया। तो एसएससी वाला में तो सर मेरा सर मतलब सर रिजल्ट हुआ नहीं, लेकिन सर इधर आईटीआई वाला में जब सर रैंक आया तो मेरा रैंक बहुत मतलब बढ़िया आया। मेरा कुछ 500 पूरा कुछ वेस्ट बंगाल में 500 कुछ रैंक आया। तो उसने मोबाइल मुझे नंबर वाला रैंक नहीं था? नहीं सर, इसमें सर मोबाइल नंबर वाला नहीं था। तो इसमें सर रैंक सर मेरा मतलब अच्छा आया। तो बहुत मुझे बहुत बधाई। मुझे सर बहुत अच्छा लगा। बहुत लंबी चौड़ी कहानी के बाद आप बन गए जो आज आप बने हुए हैं, जो आज लेकिन जैसे अभी भी आपके अंदर एक आशा है आशा कि है। आप सरकारी नौकरी में जाएं जाएं। और यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं, ताकि घर का जो स्थिति है उसमें बहुत सारा परिवर्तन हो। यह है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। तैयार हो जाइए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। सिंघू और टिकरी बॉर्डर किस शहर के 2 प्रवेश स्थल हैं? सिंघू एंड टिकरी बॉर्डर्स आर 2 एंट्री पॉइंट्स टू विच सिटी? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद या डी कोलकाता?
सर मुंबई दिल्ली, भी नहीं मुंबई, है सर, हैदराबाद, कोलकाता भी नहीं है। मुंबई कोलकाता नहीं है, लेकिन एक अभी बहुत बड़ा ये चल रहा है, आंदोलन चल रहा है टिकरी बॉर्डर पे, ये दिल्ली के पास लगता है और सिंधु बॉर्डर। सर दिल्ली के संग में जाऊंगा, ये दिल्ली। ये दिल्ली, ताला लगा दें? जी सर। कहना पड़ेगा आपको। हाँ सर, ताला लगा दीजिए, ये दिल्ली। ये दिल्ली पे ताला लगा दीजिए। वाह, बिल्कुल सही जवाब आपका। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल जो किसानों का देखिए, सर, आंदोलन चल रहा है, किसानों का। उसी की वजह से आपको इसका ज्ञान आया। ये बॉर्डर हाल में चल रहे किसान आंदोलन के केंद्र बने हुए हैं। केंद्र बने हुए। वाह, ऑलराइट। 6 प्रश्नों का घबरा दे थे फूटर ससुरा। जब बजत है हमका तो एकदम दिल की हालत जो है जौन है एकदम फड़फड़ाए लागत है। ऑलराइट, हूटर बच गया है भाई साहब। तो देवियों सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। आज का खेल यहीं समाप्त करेंगे। आज देखिए, देश के कई भागों में लोहड़ी मनाई जा रही है। इस शुभ अवसर पर आप सबको अनेक अनेक बधाई, शुभकामनाएं। अग्नि जलाई जाती है, नाच गाना होता है, रेवड़ी खाई जाती है, मूंगफली खाई जाती है। आप लोग भी इसी तरह मनाएं इसको। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाए रखिए, कहीं भी जाए दूरी बनाए रखें, मास्क पहने रखें। सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना कोरोना वायरस, ये ख़त्म हो गया है। ऐसा है नहीं, मतलब इतना गंभीर भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सचेत रहना सर जरूरी है। तो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सब लोगों से शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू वेरी मच।